दोस्तों नमस्कार। मैं तुमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में आज बताऊंगा। लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में मैं तुमको इसके पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि लेजिस्लेटिव रिलेशन का मतलब कुछ और नहीं बशर्ते ये है कि कौन कैसे कानून बनाएगा, केंद्र कैसे कानून बनाएगा, राज्य कैसे कानून बनाएगा और किन किन विषयों पे कौन कौन से कानून बनाए जा सकते हैं और वो कौन कौन बना सकता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा लेजिस्लेटिव रिलेशन में। और अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। इसका मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कार्यकारी शक्तियाँ कैसे बटेंगी ये आप जान लो इस चीज़ को। कार्यकारी शक्तियों का मतलब क्या हुआ, प्रशासनिक संबंधों का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई कानून बन गया, ठीक है, जैसे कोई विधि बना दी गई। कानून बनने के बाद कानून को लागू भी किया जाता है। मान लीजिए सेंटर ने कोई कानून बना दिया, अब उसको किसी राज्य के लिए बनाया है तो राज्य क्या कराएगा, उसको लागू कराएगा। उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा वो राज्य स्टेट देखेगा। तो ये रिलेशन कैसे काम करता है बस इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि आप ये जान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में जो आर्टिकल 256 है ये यहाँ से शुरू होगा 256 से और जाएगा 263 तक। और किस भाग में आता है ये भी पार्ट 11 यानी भाग 11 में ये चीज़ आती है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356 आपको ये भी जान लेना जरूरी है, तभी आप जो प्रशासनिक संबंधों से संबंधित आर्टिकल है उसको समझ पाएंगे। हालांकि ये 256 से स्टार्ट होते हैं लेकिन उसके पहले हम 365 को देखते हैं। इसका मतलब और कुछ नहीं है। मान लीजिए ये केंद्र है, ये सेंटर है, ये स्टेट है। सेंटर ने कोई कानून बनाया हुआ है और जो स्टेट की जो कार्यकारी शक्तियां हैं, जो स्टेट की कार्यपालिका की शक्ति है, वो सेंटर के निर्देशों को मानने में असफल रहती है। इसको मैं थोड़ा सा और इजी टर्म्स में बताता हूँ। मान लीजिए जो इस समय कोविड-19 मान लीजिए फैला हुआ है, वायरस चल रहा है, फैला हुआ है। सेंटर ने कुछ गाइडलाइन जारी करी। सेंटर ने गाइडलाइन जारी करी कि हर स्टेट को मिनिमम इतनी गाइडलाइन तो मानना जरूरी ही है। जो हमने दिशा निर्देश जारी किए, आप स्टेट क्या कराए, उसको फंक्शन कराए, उसको कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट कराए। लेकिन स्टेट ऐसा कराने में असफल रहता है, स्टेट ऐसा कराने में असफल रहता है, तब क्या कहा जाएगा, तब ये मान लिया जाएगा, राष्ट्रपति ये मान लेगा कि अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उस राज्य का जो शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुरूप नहीं चल रहा। राष्ट्रपति ये मान लेगा कि जो इस राज्य का शासन है वो संविधान के, राष्ट्रपति मान लेगा, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, राष्ट्रपति मान लेगा कि जो राज्य का जो शासन है वो संविधान के उपबंधों के अधीन नहीं चल रहा। ये आर्टिकल 365 ऐसा कहता है। केंद्र कोई चीज एग्जीक्यूट कराना चाहता है लेकिन स्टेट उसको एग्जीक्यूट कराने में असफल है तो राष्ट्रपति ये मान लेगा कि राज्य संविधान के उपबंधों के अधीन कार्य करने में असफल है। ये आर्टिकल है 365, 365। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने में जो आर्टिकल 356 है उसके अनुसार इस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लगा दिया जाएगा, यानी कि केंद्र क्या कर लेगा, सर्वे सर्वा हो जाएगा उस राज्य के लिए। तो ये होता है आर्टिकल 365 और आर्टिकल 356, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा, राज्य आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, राज्य आपातकाल, राष्ट्रीय नहीं, राज्य आपातकाल 365 के तहत लगा दिया जाएगा। संसद कोई कानून बनाता है, संसद ने कोई कानून बनाया, राज्य को उसको अनुपालन कराना है। तो जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वही तो ये चीज सुनिश्चित करेगी कि इसका अनुपालन हो। यहाँ जो राज्य में आपके कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, ये सारे लोग हैं, यही तो इसको डिसाइड करेंगे कि इनकी शक्तियों को यहाँ पे सही से प्रयोग किया जाए जो संसद ने बनाई हुई है। यहाँ संसद जो बनाएगी वो अपने लोग थोड़ा भेज देगी राज्य में उसका
एग्जीक्यूट कराने के लिए उस चीज़ को। ये तो राज्य को ही एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो राज्य एग्जीक्यूट कराए कैसे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 256 कहता है कि संसद कोई कानून बनाती है राज्य क्षेत्र के लिए, राज्य क्षेत्र उसको अनुपालन कराएगा अपनी कार्यकारी शक्ति से, अपने लोगों से। तो ये आर्टिकल 256 कहता है। यही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हम लोग पढ़ रहे हैं। 257 सबसेक्शन 1, 257 सबसेक्शन 2, इसको भी समझ लो। इसमें राज्य क्या करेगा, छूट देता है। किसको, केंद्र को छूट देता है। राज्य कहता है कि ये एरिया हमारा है, यहाँ पे आप मान लीजिए कोई जांच करना चाहते हैं, अपनी एजेंसी के थ्रू करवाना चाहते हैं, या कैसा भी कोई चीज़ जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं राज्य में, तो केंद्र को क्या कर देता है, छूट दे देता है। यह आर्टिकल 257 का सबसेक्शन 1 कहता है। और आर्टिकल 257(2) में अगर हम बात करें, इसके तहत क्या होता है, जो केंद्र सरकार है राज्य को ऐसे संचार साधनों का निर्माण तथा रखरखाव के लिए निर्देश दे सकती है जिन्हें उस निर्देश में राष्ट्रीय या सैनिक महत्व का बताया गया है। तो यहाँ तो राज्य ने केंद्र को परमिशन दी किसी चीज़ की। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, केंद्र कहेगा राज्य से कि भैया ये राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कोई हथियार वगैरह है, सपोज करिए, तो उसका रखरखाव करना है किसी पर्टिकुलर राज्य में, राष्ट्रीय महत्व का विषय है, सुरक्षा का विषय है, तो केंद्र क्या कहेगा, दिशा निर्देश देगा राज्य को कि ये एरिया हमको उपलब्ध कराइए। तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी आर्टिकल 257(2) में। तो ये 57(1) 57(2) का बेसिक डिफरेंस होता है। 257(3) का भी देख लो। रेलवे है, आप देख रहे हो रेलवे हर राज्य में है, लेकिन है तो केंद्र सरकार की ना। तो जो केंद्र सरकार होगी, जो केंद्र होगा वो राज्यों को निर्देश देगा, केंद्र होगा वो राज्य को निर्देश देगा कि रेलों के संरक्षण से संबंधित कि आपको इस तरह से रेल का संरक्षण करना है। तो ये आर्टिकल 257 सबसेक्शन 3 में आता है। आर्टिकल 257 सबसेक्शन 4 भी समझ लो। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, 257(1), 257(2), 257(3). अब हम पढ़ रहे हैं 257(4). यहाँ पे हमने क्या कहा था 257(1) में, इसमें हमने ये कहा था कि राज्य परमिशन देता है केंद्र को, अगर कोई एजेंसी आके यहाँ पे काम करना चाहती है राज्य में जो केंद्र सरकार की है, तो उसकी परमिशन आपको मिलेगी 257(1) में। 257(2) में केंद्र राज्य को निर्देश देता है कि राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, इसलिए हमको ये एरिया आपका कैप्चर करना है, या वहाँ पे अपनी फोर्स लगानी है, या कुछ भी ऐसा कुछ करना है। 257(3) में क्या था, 257(3) में रेलों के रखरखाव से संबंधित था कि केंद्र राज्य को निर्देश देता है कि रेलों का संरक्षण करिए। अब जाहिर सी बात है 257(2) और 257(3) को मेंटेन करने में राज्य सरकार का कुछ खर्चा भी होगा, राज्य सरकार कुछ खर्च भी करेगी, खर्चा होगा, वो खर्चा मान लीजिए कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार से मांग करेगी पैसे की कि भुगतान करिए आप। तो ये आर्टिकल 257 इसको मैनेज करता है। अगर कोई विवाद की स्थिति हो जाती है इनके बीच में पैसों को लेकर के, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके द्वारा इसकी मध्यस्थता की जाती है। तो ये आर्टिकल 254 सबसेक्शन 4 है, 257 सबसेक्शन 4। 258(1), 258(2), 258(3) और हम पढ़ने वाले हैं लगभग सिमिलर ही है। ये म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में है, कृत्यों का आदान प्रदान कैसे होता है राज्य से केंद्र, केंद्र से राज्य में। 258(1) क्या कहता है आपका, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट राज्य सरकार की सहमति से राष्ट्रपति क्या करता है, राज्य सरकार की सहमति से जो राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनको केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित जो विषय होते हैं उससे संबंधित शक्तियां सौंप सकता है। राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्य सरकार की सहमति लेगा और राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं उनको ये पावर दे देगा कि जो केंद्र से संबंधित विषय हैं उसको आप ऑपरेट करेंगे, राज्य के अधिकारी क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। ये पावर आती है 258(1) में। आर्टिकल 258(2) क्या करता है,
माइनर सा डिफरेंस है। अब 258 क्या करता है, यहाँ पे राष्ट्रपति क्या करता था, राज्य सरकार की सहमति से सौंपता था पावर को राज्य के अधिकारियों में कि आप केंद्र संबंधित विषय जो है उस पर आप निगरानी रखो। लेकिन 258 क्या करता है, यहाँ राष्ट्रपति की जगह आ जाएगी संसद। संसद के पास ये पावर होती है कि राज्य सरकार के जो अधिकारी हो हैं उनको, राज्य सरकार के अधिकारियों को ऐसी ताकत दे देना, ऐसी पावर दे देना जो कि राज्य की विधान मंडल की शक्ति से परे है, राज्य की विधानमंडल की शक्ति से परे है, ऐसी ताकत दे देना। यानी कि जो राज्य की विधानमंडल राज्य है, वहां का कुछ कानून है, उसको वहां के अधिकारी क्या करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन राज्य से बाहर भी जो ताकत है, राज्य के बाहर ताकत है, यानी जो केंद्र सरकार की ताकत है, पावर है, कानून है, उसको ऑपरेट कराने के लिए 258 संसद को एम्पावर करता है कि वो ऐसा कर सकती है। और ऐसा करने के लिए उसको राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पे राज्य की सरकार की सहमति की आवश्यकता है 258 में, लेकिन 258 में अगर संसद वो चीज इम्प्लीमेंटेशन करा रही है तो राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता आपको नहीं होगी। 258 को भी आप वैसे ही समझ लो, कोई पावर आपने सौंप दी है राज्य सरकार को, लेकिन उसमें पैसा खर्च हो रहा है तो उसका भुगतान कौन करेगा, केंद्र सरकार आपको कर देगी। तो यह होता है आर्टिकल 258(3) में। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आई होप। थैंक यू वेरी मच।